हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफी अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत गोयल स्वागत करता हूं वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स के अंदर, क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसी के अंदर हम कंटिन्यू क्वेश्चंस को आगे स्टार्ट करते जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर पहला, यह रहा हमारी कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पर, और आपको चार ऑप्शन भी हैं साथ में। क्वेश्चन है कि कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। उपभोक्ताओं की मांग व अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं उनकी मांग क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी को लाया जाना है। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाता है। टेक्नोलॉजी आने से क्या होता है कि उसकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम लगने लग जाती है, और मार्केट में कंपटीशन भी क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। जिससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का क्या मिलता है, फायदा मिलता है। हम बात करें कि अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा भारत एक विकासशील देश है और वर्ल्ड के अंदर अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये सारे कैसे हैं, विकसित देश हैं। तो उनकी दौड़ में भी क्या होते हैं, हम तेज गति से क्या होते हैं, शामिल होते हैं। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि एलपी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी में क्या जाते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनियों की टेक्नोलॉजी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया को पुनर्रचना क्यों करनी पड़ती है, ये सभी कारण इसके लिए इफेक्टिव हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है, तो हम ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोई एसएससी वगैरह के एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते इतने इजी टफ क्वेश्चन, लेकिन हम एक लेवल को लेकर चल रहे हैं ताकि आप हायर एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप छोटे सारे एग्जाम क्लियर कर पाओगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है मिक्स्ड इकोनॉमी इज, जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए कोई काम करे, नहीं। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान हो, यह बिल्कुल सही है कि किसी भी देश की नेशनल इकोनॉमी के अंदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही क्या हो, रोल हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीय की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्राप्त हो। नहीं, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों में समान भागीदारी हो। नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, जहां पर क्या होता है, जो देश होता है उसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ही क्या होता है, रोल होता है। देश को पब्लिक भी चलाती है और देश को निजी कंपनियां भी चलाती है। आपने देखा होगा हमारे भारत देश के अंदर कुछ चीजों पर कंट्रोल होता है भारत सरकार का, और कुछ चीजों पर कंट्रोल होता है प्राइवेट कंपनीज का, क्योंकि हम काम करते हैं किसके लिए, जन समाज के लिए, परिवार के कल्याण के लिए और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, दोनों के लिए काम किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, वही क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आपको 100 तरह से मिलेंगे, आंसर आपका एक ही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निजी और सामाजिक क्षेत्र दोनों की क्या होती है, विद्यमान होता है। प्राइवेट और पब्लिक दोनों का क्या होता है, रोल होता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण कौन सा है, पूंजीवादी नहीं, पूंजीवादी चलती है कहां पर, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, जर्मनी है, जहां पर क्या होता है, सब कुछ प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होता है, गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो बहुत कम होता है। समाजवादी में क्या होता है, सब कुछ सरकार के हाथ में होता है, जनता निजी कंपनियों के हाथ में नहीं होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें भारत देश के अंदर निजी और पब्लिक दोनों का क्या होता है, रोल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, नियोजित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है,
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सामाजिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। यह किसका है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है, अर्थ है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, भारत को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो? भारत में खाद की, अनाज की कोई कमी नहीं है। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बिल्कुल सही है, श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक श्रम आधिक्य की अर्थव्यवस्था के रूप में। बात करें कि भारत की जो जनसंख्या है वो अधिकता होने के कारण, भारत की जनसंख्या है बहुत ज्यादा होने के कारण श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था को क्या करती है? परिभाषित करती है, क्योंकि यहां पर लोगों को रोजगार चाहिए तो वो नौकरी पर आधारित है, ठीक है, श्रम पर आधारित है, मजदूरी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो आय का असमानता वितरण, आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर और बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो बताने कि इनमें से कौन सा सही है कि भारत की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, मेरे ख्याल से आय का असमानता वितरण। देखा होगा आपने, हमारे देश में सभी की आय अलग अलग है, कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, 5,000 रुपए कमा रहा है, लाख रुपए कमा रहा है, सभी की इनकम है क्या है? अलग अलग है। नेक्स्ट आता है उच्च निर्भरता दर। उच्च निर्भरता दर भी है हमारे भारत देश के अंदर। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, नेशनल इनकम में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन बहुत स्लो, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, आप देख रहे हो बैंक के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर में हम कुछ ना कुछ चेंजमेंट करते रहते हैं, तो ये सभी हैं, उसको समझने के लिए व्यवस्था है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? कृषि की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। उद्योग की प्रधानता नहीं है। उद्योग की प्रधानता कहां पर पाई जाती है प्यारे बच्चों? ये पाई जाती है विकसित देशों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। थर्ड आता है न्यून प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल सही है, यहां पर न्यून प्रति व्यक्ति आय है। विद बेरोजगारी, वास्तव में भारत देश में बेरोजगारी भी काफी ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखते हैं क्या होगा, डी बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या है? सही है। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक व्यवहार। ये कैसा है? एक अनार्थिक तत्व है। अनार्थिक तत्व कौन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं अनार्थिक तत्व? सामाजिक घटक है, ये भी एक अनार्थिक तत्व है। एक होते हैं आर्थिक और एक होते हैं अनार्थिक तत्व होते हैं, ठीक है। तो अनार्थिक तत्व कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए। एक होता है सामाजिक घटक, एक है हमारा सामाजिक घटक, ये हमारा एक अनार्थिक तत्व है। इसके अलावा बात करें धार्मिक घटन, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, धार्मिक घटक और राजनीतिक घटक। इसके अलावा बात करें अंतरराष्ट्रीय और वैज्ञानिक घटक, अंतरराष्ट्रीय घटक, अंतरराष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक घटक। ये सारे किस प्रकार के हैं? ये सारे हैं हमारे अनार्थिक घटक होते हैं, ध्यान रखना है, अनार्थिक घटक। तो इसी के साथ अनार्थिक घटक लिख लीजिए। फिर मैं आपको लिखाता हूं हमारे आर्थिक घटन कौन कौन से होते हैं, कि देश के वृद्धि के लिए निम्न में से कौन से अनार्थिक घटन। देखो ये इनसे कोई लाभ नहीं होता है। एक होते हैं आर्थिक जिनमें एक्टिविटीज वगैरह होती है, एक होते हैं अनार्थिक नॉन एक्टिविटीज होती है। ये जो सारे हैं ये अनार्थिक घटक है, ये देश को चलाने के लिए जरूरी है। एक हम जो काम करते हैं वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो करने पड़ते ना चाहकर भी, है ना, क्योंकि वो जरूरी होते हैं। तो देश की इंक्रीमेंट के लिए सामाजिक घटक जरूरी है, समाज का कल्याण जरूरी है। धार्मिक घटक भी जरूरी है, साथ साथ धार्मिकता को हमको लेकर चलना पड़ता है।
राजनीतिक घटक भी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। देश की राजनीति अगर सिस्टम अच्छा होगा तो देश सुचारू रूप से चलेगा। अंतरराष्ट्रीय घटक अच्छे होने चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह की अगर बात करें, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बात करें, या पर्यटन होगा, आना जाना क्या है, अच्छा रहे। इसके अलावा वैज्ञानिक घटक की, वैज्ञानिक भी देश के कल्याण के लिए अपना कुछ योगदान दे, जैसे आपने देखा इसरो वगैरह हम बेचते हैं। तो ये अनार्थिक घटक हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और वैज्ञानिक घटक, जो जरूरी भी है देश के साथ साथ देश को चलाने के लिए। कई बार चीजें होती है कि हम किसी फायदे के लिए नहीं करते, लेकिन उनको करना पड़ता है ना, वही चीज होती है अनार्थिक घटक तत्व। इसी के साथ आप लिख लीजिए कि आर्थिक घटक कौन कौन से होते हैं, कि जो हमारे देश की इकोनॉमिकली के लिए इफेक्ट डालते हैं। आर्थिक घटक कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक साधन हो गया। श्रम शक्ति व जनसंख्या, श्रम शक्ति व जनसंख्या। पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण। संगठन हो गया। तकनीक व नवाचार, तकनीक व नवाचार। संगठन हो गया। ये सभी क्या है? आर्थिक तत्व हैं। ये सारे क्या है प्यारे बच्चों? आर्थिक तत्व हैं। प्राकृतिक संसाधन जितने भी हो गए हमारे, श्रम शक्ति और जनसंख्या हो गई, पूंजी का निर्माण हो गया, तकनीक व नवाचार हो गया, और संगठन, ये हमारे क्या है? आर्थिक हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था अनार्थिक तत्व कौन सा है, तो सामाजिक जो व्यवहार है ये क्या है? अनार्थिक तत्व है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 13। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की जो अर्थव्यवस्था पिछड़ी नहीं है, विकासशील, बिल्कुल सही है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री है। भारत आप सभी को पता होगा विकासशील देश है। कृषि के अंदर अच्छा काम करने के बाद उद्योगों पर अच्छा काम कर रहा है, और सेवा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, सर्विस सेक्टर की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो भारत एक विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। और अमेरिका है, ये कैसा एक विकसित देश के रूप में जाना जाता है। और कुछ देश हैं पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था या अंडर डेवलप। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। प्रति व्यक्ति निम्न आय, बिल्कुल सही है। अल्प विकसित, पहली चीज देखते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। अल्प विकसित जो शब्द है ये सामान्यतः उस अर्थव्यवस्था से संबंधित है कि जहां पर देश के लोगों का रहन सहन क्या होता है? बहुत निम्न होता है, जिनका लाइफस्टाइल जो होता है बहुत ज्यादा क्या होता है? कम होता है। और उनकी विशेषताएं क्या होती है? उनकी पर पर्सन इनकम क्या होती है? कम होती है। पूंजी निर्माण की निम्न दर क्या होती है? कम होती है। इसके अलावा बेरोजगारी दर ज्यादा होती है और रोजगार क्या होते हैं वहां पर? कम होते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर भी वहां पर होती है। ये सारी एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या होती है? विशेषताएं होती है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ऑप्शन नंबर ए के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों हैं, ध्यान रखना है, वो बाय मिस्टेक वहां पर प्रिंट नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर तथा से पहले आएगा फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? सही है, ठीक है, ध्यान रखना है। राइट आंसर है फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जहां का रहन सहन क्या होता है? बहुत ज्यादा निम्न होता है, वो कैसी अर्थव्यवस्था होती है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे? कृषि प्रमुख अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद प्रचंड बेरोजगारी, बिल्कुल सही है, यहां पर प्रचंड प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। बात करें ऑप्शन नंबर 3, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये कोई है नहीं, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना ऐसा कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था की इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था है।
निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक प्रणाली में सुधार। कि आर्थिक सुधारों के लिए द्वितीय प्रजनन जनरेशन के अंदर सरकार द्वारा किसे चिन्हित किया गया है? कि तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, शासकीय व सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक प्रणाली में सुधार। क्योंकि न्यायिक प्रणाली को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार के द्वारा केंद्रित किए जाते हैं। न्यायपालिका देश की आपको ध्यान है दो ही होती है, एक देश की होती है न्यायपालिका जो न्याय करती है, एक होती है देश की कार्यपालिका जो कार्य करती है। न्याय प्रणाली को छोड़कर जितने भी बाकी आपके सामने दिए हैं ये सारे सरकार से रिलेटेड हैं, सरकार इनके लिए क्या करती है? काम करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक प्रणाली में सुधार। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है व्यक्ति और राज्य। व्यक्ति और राज्य, उपरोक्त में से किसी का नहीं। राइट आंसर है व्यक्ति और राज्य। अगर किसी देश का विकास होगा, विकास अगर कुछ स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं तो उस व्यक्ति का, पर्टिकुलर पर्सन का भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। अगर देखो कोई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आई तो पर्सन कोई टेक्नोलॉजी लेकर आया, ठीक है, मशीनरी लेकर आया, एक तो उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी। दूसरा, उसकी आमदनी बढ़ेगी तो सरकार को टैक्स ज्यादा देगा, वहां से चीजों का क्या होगा? इंपोर्ट ज्यादा होगा, खरीदेंगे ज्यादा वहां से, तो उससे उस स्टेट का भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो विकास का जो भारतीय मॉडल है किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य के हित के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। पद जो है राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि बाजार कीमतों पर। राष्ट्रीय आय निरूपित किसे कहते हैं? आपको बताया राष्ट्रीय आय, एनएनपी, जैसे बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास और प्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। बिल्कुल सही है, देख लीजिए आपको यह करवाया हुआ है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके पूछा जाता है राष्ट्रीय आय के अंदर कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए एक होता है जीडीपी, देख लेते हैं, जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। एक होता है एनडीपी, जिसे कहते हैं निबल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट होता है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और एक होता है एनएनपी, निबल राष्ट्रीय उत्पाद। चार प्रकार का ही होता है ये। तो राष्ट्रीय आय आपको पता है एनएनपी क्या होती है? हमारी राष्ट्रीय आय होती है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार की कीमतों मतलब मार्केट प्राइस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? ये है। तो जीएनपी मार्केट प्राइस, बाजार कीमतों पर सकल पर मूल्य ह्रास को घटाकर माइनस डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो ये हमारे सामने क्या आता है? ये हमारे सामने आता है एनएनपी आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे सामने? एनएनपी। क्या होता है एनएनपी? कि अगर जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे, क्या एनएनपी होता है? नहीं होता है। बात करें नेक्स्ट, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर विदेश से प्राप्त निबल आय कारक आय को जोड़कर। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार की कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कोमा मूल्य ह्रास घटाकर माइनस डेप्रिसिएशन को घटाकर विदेश से प्राप्त निबल राष्ट्रीय आय जोड़कर, विदेश से प्राप्त निबल राष्ट्रीय आय को जोड़कर। ये कुछ नहीं होता इस प्रकार से, ठीक है, ये भी नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नहीं है। बाजार की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो बात करें एनएनपी, एनएनपी इक्वल टू क्या है? बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस करना है इसमें से क्या प्यारे बच्चों?
वो आपने लिखा मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन और टैक्स। टैक्स हमेशा माइनस होता है और सब्सिडी को हमेशा क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। और फोर्थ दिया हुआ है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से प्राप्त निबल कारक। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी यही है। एनएनपी क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से अगर डेप्रिसिएशन को घटा दें, मूल्यह्रास को घटा दें, और टैक्स को क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं, और सब्सिडी को हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें कि बाजार मूल्यों पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद है, साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद है, बाजार मूल्यों पर निबल देशीय उत्पाद है, साधन लागत पर निबल देशीय उत्पाद है। तो साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ध्यान रखना फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी हमेशा ध्यान रखना किस पर निकाली जाती है, फैक्टर कॉस्ट पर निकाली जाती है। याद रखना है हमेशा जितना पैसा उस पर लगा है हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।